हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो जिसमें हम जैव विकास के विभिन्न टॉपिक को कवर कर रहे हैं आप सभी के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैव विज्ञान के बेस पे कुछ यहाँ पर थ्योरी आते हैं, उसको हम यहाँ पास कवर करेंगे, जिनमें से पहला आता है यहाँ पास लैमार्कवाद, दूसरा यहाँ पास आता है डार्विनवाद। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जैव विकास, इसको हम समझे कैसे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जैव विकास का मतलब हम यहाँ पास क्या बताएंगे, मैं आपको थोड़ा सा व्याख्या करने से पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पास कुछ बता देता हूँ। समझिए यहाँ से, मान के चलिए ये कोई एक इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया। अब इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पास रहते हैं। तो जो भी जीव जंतु इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो उनमें जो है बहुत सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। चाहे वह परिवर्तन जो है उनके स्वभाव के बेस पे रहे, चाहे वह परिवर्तन उनके आकार या फिर आकृति के बेस पे रहे। तो ऐसे परिवर्तन को हम यहाँ पास क्या बताएंगे, जैव विकास बताएंगे। अब जैव का मतलब क्या होता है, तो जैव का मतलब होता है जीव जंतु, और विकास का मतलब हमको बताना है यहाँ पास परिवर्तन, बदलाव या फिर चेंजेस। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, और इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो जैव विकास कहा जाता है। ठीक है ना। जैव विकास क्या है, तो यह जो है एक अनवरत होने वाली प्रोसेस है। अनवरत का मतलब आप क्या बताएंगे, कंटिन्यू या फिर निरंतर। जैव विकास जिसको हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो इसी जैव विज्ञान के बेस पे कुछ ऐसे वैज्ञानिकों का नाम आता है जिन्होंने अपनी अपनी मत के अनुसार जो है अलग अलग यहाँ पर सिद्धांत दिए थे। तो पहले यहाँ पास बात करते हैं यहाँ पास लैमार्कवाद, दूसरा यहाँ पास रहेगा डार्विनवाद, तीसरा यहाँ पास रहेगा उत्परिवर्तनवाद। ये तीन यहाँ पर सिद्धांत हमको ध्यान में लेकर चलना है, और यहाँ पास हम डिस्कस करेंगे लैमार्कवाद और डार्विनवाद को। जो बचा हुआ है यहाँ पास उत्परिवर्तनवाद, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं लैमार्कवाद से। और यहाँ पास क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पास हम, कि लैमार्कवाद क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पास हम जानेंगे। तो पहले यहाँ पास जान लेते हैं कि लैमार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक, इनका पूरा नाम था यहाँ पास जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जो कि फ्रांस के रहने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सन 1809 में सर्वप्रथम विकास की व्याख्या की थी। ठीक है। और उस व्याख्या को इन्होंने अपनी थ्योरी के रूप में लैमार्कवाद के नाम में जाना बताया। ठीक है। तो लैमार्क ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक, इसमें उन्होंने बताया कि जीवधारियों के रहन सहन, साथ ही साथ स्वभाव विकास पर वातावरण का घनिष्ठ प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। जिसके अनुरूप जो है जीवधारी स्वयं को वातावरण के अनुकूल अनुकूलित कर लेते हैं, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, उसमें कुछ न कुछ जो है विभिन्नताएं नजर आती है। विभिन्नता का मतलब होता है अंतर। भिन्नता का मतलब क्या बताएंगे, अंतर बताएंगे। ठीक है ना, चेंजेस बताएंगे। कुछ न कुछ जो है भिन्नताएं नजर आती है। और ये भिन्नताएं कैसी है, तो ये भिन्नताएं जो है वंशानुगत है, मतलब वंशागत है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये भिन्नताएं जो है नजर आती जाती है। ये इसने बताया था लैमार्क ने अपनी थ्योरी के दौरान। अब यहाँ पास बात करते हैं इनके सिद्धांत कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पास हर एक यहाँ पास सिद्धांत को हम यहाँ पास पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पास जानेंगे। तो पहला यहाँ पास पॉइंट के रूप में हमारा रहेगा यहाँ पास वातावरण का सीधा प्रभाव, मीन्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट्स। ठीक है ना। समझिए यहाँ से प्रत्येक जीवधारी पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, और यह प्रभाव जो है उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी जीवधारी जिस इन्वायरमेंट में रहेगा तो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी रचना में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, और साथ साथ उनके स्वभाव में भी परिवर्तन होता है। ये बताया था लैमार्क ने अपने इस थ्योरी में। ठीक है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट यहाँ पास रहेगा अनुकूलन की प्रवृत्ति, मतलब अडॉप्टेबिलिटी। ठीक है ना। देखिए यहाँ से सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूल बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट में रहेगा वैसे क्या करते हैं जीव भी उस इन्वायरमेंट के अनुकूल जो है खुद को पूरी तरह से अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पास बात करते हैं अगले पॉइंट के रूप में रहेगा अंगों का उपयोग और अनुपयोग। ध्यान देंगे यहाँ से वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग जो है काफ़ी विकसित हो जाते हैं, जबकि जिस अंग का उपयोग जो है काफ़ी कम होता है ना, तो उसका क्या हो जाता है, पूरी तरह से ह्रास हो जाता है। ह्रास का मतलब होता है वो पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। ठीक है। तो अवशेषी अंगों की उपस्थिति इससे प्रमाणित करती है, मतलब वेजिटल ऑर्गन्स हम यहाँ पास बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी जीव, ठीक है ना, जो भी जीव अपने अंगों का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है, किसी भी हम अंग की बात करें, किसी भी हम ऑर्गन की बात करें, यदि उस अंग का यूज ज़्यादा करता है तो वह अंग जो है काफ़ी विकसित हो जाता है। और जिस अंग का उपयोग जो है बिल्कुल जो है वो ना के बराबर करता है, मतलब कम करता है, तो उसको वह अंग जो है पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। तो आगे हम यहाँ पास फिगर वाइज हर एक चीज़ को यहाँ पास समझेंगे। पहले यहाँ पास जो भी यहाँ पास पॉइंट है उसको थोड़ा सा यहाँ पास हम जान लेते हैं। अगला यहाँ पास पॉइंट रहेगा
उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित का मतलब होता हम क्या बताएंगे, उपार्जित का मतलब हम यहाँ बताएंगे अर्जित करना, मतलब पाना। ध्यान देंगे यहाँ से अब, वातावरण के प्रभाव से अंगों के अधिक उपयोग अथवा निरुपयोग, निरुपयोग मतलब अनुपयोग बताएंगे, ठीक है ना, हुए निरुपयोग से उत्पन्न हुए परिवर्तन संतति, संतति का मतलब होता है संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। संतति में भी उपयोग तथा निरुपयोग में ये परिवर्तन जो है काफी प्रभावशील होते जाते हैं और अंत में कुछ भिन्नताएं आ जाती है, जिससे ये क्या है, नए जीव में ये बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पास इसका भी उदाहरण हमको आगे यहाँ पास अभी कवर करेंगे, तो ये बातें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि ये सारी चीजें हमको जो है एग्जाम में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर 4। उसके बाद यहाँ पास हो गया हमारा लेमार्क सिद्धांत को उदाहरण के रूप में यहाँ पास कुछ और यहाँ पास जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें एग्जाम्पल आएंगे, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा ऐसा करके। तो लेमार्क सिद्धांत में इन्होंने एक काफ़ी जो है बेहतरीन उदाहरण दिया था, जिनमें से पहला आता है जिराफ का, दूसरा यहाँ पास आता है सर्प का। अब देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पास फिगर में बता देता हूँ। यहाँ पास आप देख सकते हैं आप सभी अपनी स्क्रीन पर, ये क्या है, यहाँ पास एक जिराफ है। जिराफ जो कि जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ की पत्तियों को अपनी ऊंची गर्दन व ऊंची टांगों की सहायता से ये खा रहे हैं। यही जिराफ क्या है, पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि लेमार्क ने अपनी जो थ्योरी है उसमें सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो यही जिराफ पहले क्या होते थे, फॉक्स के शेप में हुआ करते, फॉक्स के आकार, फॉक्स मतलब आप सभी को पता है, हम यहाँ पास क्या बताते हैं, लोमड़ी बताते हैं, ठीक है ना। ये जो है काफ़ी लोमड़ी के मतलब छोटे आकार के हुआ करते थे, ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हुआ करता था उसमें जो काफ़ी जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हुआ करती थी, कटीली झाड़ियाँ, उनको खाकर ये क्या करते थे, जीवित रहते थे। अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हुआ, बदलाव हुआ, तो वहाँ की जो भी कटीली झाड़ियाँ थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। तो उनको जो है मतलब जिराफ को अपने जो है जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपने पेट भरने के लिए अब बड़ी बड़ी क्या है, पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ गया इनको। आप देख सकते हैं यहाँ पास सभी क्या है, यहाँ पास बड़ी पेड़ हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या है, बड़े बड़े पेड़ हैं। इनको जो है अपना पेट भरने के लिए बड़े बड़े पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ा। तो इसके लिए ये लोग क्या करने लगे, ये जो अपना गर्दन है इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने लगे, और साथ ही साथ ये जो इनका टांग है, बड़ी सामने वाली टांग, ठीक है ना, अग्र टांग, इनको भी क्या है थोड़ा सा ऊपर उठाने लगे। तो इनमें जो है इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ऐसे परिवर्तन हमको नजर आने लगे कि इनकी जो है आगे की ये टांगे जो काफ़ी लंबी होती गई, और इस साथ में साथ ये गर्दन थी, जो कि आज वर्तमान में जिराफ की आप देख सकते हैं गर्दन काफ़ी लंबी हो गई है, और इनका जो अग्रपाद मतलब आगे की टांगे काफ़ी जो है बढ़ गई है, ठीक है ना। तो लेमार्कवाद ने अपनी थ्योरी के माध्यम से इन सभी चीज़ों को यहाँ पास बताया था। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने बताया था यहाँ पास किसके बेस पे था, ये सर्प के बेस पे। अब देखिए यहाँ पास मैं आपको थोड़ा सा यही पे बता देता हूँ इसके बारे में। सर्प, ठीक है ना, आप सभी को पता है कि सर्प कैसा होता है, ये जो है रेंगने वाले जंतु के नाम रूप में ये गिने जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ये जो है घसीट घसीट कर ये चलते हैं, ठीक है ना, फिसल फिसल कर ये चलते हैं ये। तो पहले क्या हुआ करता था, यही जो सर्प है इनकी जो है अग्रपाद और पश्चपाद इस प्रकार से हुआ करती थी। मान के चलिए कोई एक सांप हो गया, अब यहाँ पास इनके अग्रपाद होंगे, ये भी क्या है एक पश्चपाद के रूप में हो गई, 4 इनके अग्रपाद पश्चपाद 4 के रूप में, मतलब इनकी संख्या बन गई, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा ऐसे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे जो है ये लोग अपने भोजन के लिए बिल में घुसना शुरू किए ना, तो इनकी जो अग्रपाद और पश्चपाद है ये क्या है, बिल में फंस जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इन अंगों का उपयोग जो है पूरी तरह से कम कर दिया। अब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुई, यही अंग मैंने आपको बताया था इसके जस्ट वाले पहले वाले पॉइंट में, कि अंगों का ये यदि कोई भी जीव जो है कम उपयोग करता है तो वही अंग क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सेम वैसी जो है इन सांप के साथ भी हुआ था, इन्होंने अपने अग्रपाद एवं पश्चपाद का प्रयोग जो है बिल्कुल कम कर दिया। इस नाम से इनकी जो भी मतलब संतानें आती गई भविष्य में, वो पूरी तरह से जो है आज वर्तमान में सांप के रूप में तब्दील हो गई, ठीक। तो ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया था लेमार्कवाद ने अपने थ्योरी में। तो ये तो मैं आपको बता दिया लेमार्कवाद के सिद्धांत पे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं उदाहरण में, और जो भी यहाँ पास पॉइंट थे उसको मैं आपको कवर करा यहाँ पास बता दिए, ठीक है ना। उपार्जित लक्षणों की वंशागति मैंने आपको यहाँ पास बता दी है। दूसरा यहाँ पास बताया था अंगों का उपयोग या फिर अनुपयोग बताया था। तीसरा यहाँ पास अनुकूलन की प्रवृत्ति को बताया था। चौथा यहाँ पास क्या बताया था मैंने, यहाँ पास वातावरण का सीधा प्रभाव। तो ये जो है लेमार्कवाद के बेस पे कुछ यहाँ पास पॉइंट है जो कि सिद्धांत के रूप में अस्तित्व में आया था। अब यहाँ पास जानते हैं अगला यहाँ पास पॉइंट थ्योरी की बात करेंगे, जिसको हम यहाँ पास डार्विनवाद के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ से हम डार्विनवाद के बेस पे कुछ और पॉइंट को लेकर के। यहाँ से देखिए यहाँ पास जैव विकास के बेस पे ये हमारा आता है यहाँ पर डार्विनवाद। जानेंगे यहाँ पास हम कौन कौन से पॉइंट को कि डार्विनवाद है क्या, उसके सिद्धांत को जानेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब जानते हैं यहाँ पास डार्विनवाद के बेस पे कौन पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डार्विन कहाँ के थे, तो डार्विन जो है एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध जो है प्रकृतिवादी, जिनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है ना। लामार्क के बाद विकास के संबंध में प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पहले किसका नाम आता है, लामार्क का। लामार्क के बाद इन्होंने जो है अपना सिद्धांत दिया था जैव विकास के बेस पे, ठीक।
और इन्होंने इसका थ्योरी का नाम क्या था, तो इसका थ्योरी का नाम था यहाँ पास प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना, जिसको जो है हम डार्विन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर हम प्राकृतिक चयन या फिर प्राकृतिक वर्ण या फिर प्राकृतिक चरण ऐसा भी बोलेंगे। ठीक, प्राकृतिक चयन ऐसा बताएंगे यहाँ पास। ये हो गया हमारा यहाँ पास डार्विनवाद। देखिए यहाँ से हम बढ़ते हैं यहाँ से अब सन 1831 में डार्विन ने बीगल नामक एक जहाज था जो कि लड़ाकू जहाज के नाम से उस समय जाना जाता था। लगभग जो है 5 वर्ष तक संसार की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न देशों में द्वीपों में जीव जंतुओं का जो है काफ़ी अध्ययन किया। ठीक है ना, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो लगभग जो है 20 वर्षों के अध्ययन के पश्चात इन्होंने जो है 1859 में विकास के संबंध में अपने सिद्धांतों को प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन के नाम से वहां पर दिया। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति का, जिसको हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डार्विन के ये सिद्धांत आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर स्पाइन को लेकर यहाँ पर हम थोड़ा सा जानेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से पहले यहाँ पर पॉइंट लेकर चलते हैं, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अब पहले पॉइंट को लेकर के देखिए यहाँ से, प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन द्वारा संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। निम्न श्रेणी की जंतु में प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। एक समुद्री सीप जो है उन्होंने बताया था कि ये जो है लगभग 6 करोड़ अंडे दे सकती है, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन क्या सभी अंडे सही सलामत मतलब उसमें से जीव बाहर आ सकते हैं क्या, तो नहीं आ सकते। इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पास जानेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट है यहाँ पास जीवन संघर्ष। देखिए यहाँ पास जीवन संघर्ष के बारे में जानते हैं। जंतुओं को पैदा होते ही जल, प्रकाश, भोजन एवं सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं यहाँ पास। ठीक है ना, अतः जब अधिक संख्या में जंतु पैदा हो जाते हैं तो इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब उनको जो है संघर्ष करना पड़ता है। भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है या फिर जो है अपने सुरक्षित स्थान के लिए भी उनको जो है स्ट्रगल करना पड़ सकता है। ठीक, मतलब जैसे जैसे इनकी संख्या होगी वैसे इनको जो है स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा जीवन संघर्ष। अब जीवन संघर्ष कौन कौन से बेस पे करते हैं, तो देखिए यहाँ पास एक तो हो गया इन पे सजातीय संघर्ष। ठीक है, दूसरा यहाँ पास अंतर्जातीय संघर्ष, सजातीय मतलब अपने जीव संघर्ष, अंतर्जातीय मतलब दूसरे जीवों से संघर्ष, और वातावरणीय संघर्ष का मतलब होता है वातावरण में जो भी जीव आते हैं जो क्या है इनको जो है मतलब खाने के लिए, फिर मतलब कर सकते हैं अपने भोजन के लिए, क्या है जो भी जंतु रहते हैं नेचर में वो क्या है एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए भी या फिर दूसरी चीज़ों के लिए भी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पास इन्होंने संघर्ष के रूप में ये सारी चीज़ें यहाँ पास बताई थी। पहला क्या था, सजातीय संघर्ष, दूसरा था अंतर्जातीय संघर्ष और तीसरा था यहाँ पास वातावरणीय संघर्ष। अब यहाँ पास तीसरा पॉइंट रहेगा योग्यतम की उत्तरजीविता। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब को बताना है जो जंतु जिस इन्वायरमेंट में अपने आप को योग्य बना लेते हैं, मतलब अपने आप को परफेक्ट बना लेते हैं, वही जंतु जो है जीवित रह पाएंगे, और जो परफेक्ट नहीं है तो फिर मारे जाएंगे यहाँ पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था तीसरा पॉइंट के रूप में यहाँ पास। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट, अगले स्टेप की तरफ। वातावरण में निरंतर होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहते हैं। जो जीव ऐसा नहीं कर पाते वे शीघ्र ही क्या है समाप्त हो जाते हैं। मैंने आपको बताते इसके बारे में भी। ठीक है, पांचवा यहाँ पास पॉइंट रहेगा वातावरण से अनुकूलन। देखिएगा यहाँ से जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं जीवन संघर्ष में केवल वे ही जीवित रह पाते हैं, और ऐसा जो नहीं कर पाते वे पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, मान के चलिए आप जो है किसी बर्फीले क्षेत्र में गए हैं। ठीक है, तो बर्फीले क्षेत्र में पता आप सभी को वहाँ पास क्या है मौसम ठंडा रहेगा, तो उस ठंड से बचने के लिए आप क्या ले जाएंगे अपने साथ में, रेनकोट का ऊनी वस्त्र ले जाएंगे वहाँ पास। ठीक है ना, ऊनी वस्त्र मतलब गर्म कपड़े वहाँ पास ले जाएंगे, तभी तो आप वहाँ पास जीवित रह पाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पास ये है कि जो जंतु जो है अपने आप को यदि इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लेता है तो वही क्या है वहाँ पास जीवित रह पाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पास पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पास रहेगा विभिन्नताएं मतलब वेरिएशन। सभी जीवों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है। एक ही माता पिता की संतानें भी एक समान नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों में भी काफी जो है विभिन्नताएं हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये क्या है यहाँ पास विभिन्नता का मतलब वेरिएशन आप बताएंगे, अंतर बताएंगे। अगला यहाँ पास पॉइंट बताएंगे, यहाँ पास पॉइंट नंबर 5 रहेगा नई जातियों की उत्पत्ति। जीवधारियों में उत्पन्न विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती है और इसी से जो है नई जातियां उत्पन्न होती है। मतलब मैंने आपको बताया था यहाँ पास किसके जिराफ के उदाहरण में। ठीक है ना, जो कि लमार्क के सिद्धांत पे आता है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पास एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। यहाँ पास वैसे ही हुआ है ना, वहाँ पास जिराफ क्या था, पहले लोमड़ी का आकार हुआ करता था, अब धीरे धीरे उनमें जो है आज वर्तमान में काफ़ी बड़े जिराफ के रूप में आज अस्तित्व में आ गए हैं। ऐसा हम यहाँ पास बता सकते हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास मैंने हर एक पॉइंट को आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पास बता दिया है यहाँ पास। ठीक है, हर एक चीज़ जो कि यहाँ पास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा
और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप एग्ज़ाम में सारी चीज़ लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के बेस पे ही आज की इस वीडियो को मैंने आपको कवर कराया है। ठीक है, और यदि कुछ फैक्ट यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल जो है वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बता सकूँ। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने कमेंट्स यहाँ पर देंगे और अपने दोस्तों को भी सारी चीज़ें शेयर करेंगे और लाइक बिल्कुल ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।